इतना वर्सटाइल किस्म का इंफॉर्मेटिव यूट्यूब चैनल बनाने का ख्याल आपके जहन में कैसे आया? ऐसा है कि जब मैं जर्नलिज्म में आया तो मैंने सोचा कि वो कौन सा फील्ड है जिसको चूज़ किया जाए जहाँ पर बहुत कम काम किया गया है। तो मैंने ये देखा कि हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इवन अखबार, टीवी, दोनों पे नेगेटिविटी बहुत बिकती है। तो मैंने कहा क्यों ना पाकिस्तान का एक मस्बत पहलू बेचा जाए। फिर मैंने उस पर रिसर्च करना शुरू की। फिर मुझे पता चला कि जो हम बचपन में देखा करते थे या इवन अपनी माशरत उलूम की किताब में पढ़ा करते थे कि पाकिस्तान बेशबहा कीमती ख़जानों से माला माल है, वो वाक़यातन है, लेकिन हम लोग एक बैड सेल्समैन हैं। हमने कभी भी अपनी सलाहियतों को नहीं बेचा। हम अपना 95% टाइम अपनी 5% खामियां उजागर करने पर ज़ाया कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली रहमान खालिद। आज हम आपका तारुफ एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जो बुनियादी तौर पे तो एक जर्नलिस्ट हैं, लेकिन उन्होंने एक रिसर्चर के तौर पे अपना यूट्यूब चैनल रिच पाकिस्तान विद अब्दुल रहमान बना के एक अपना मकाम बनाया है। आपने रिसर्च करके बताया है कि पाकिस्तान में क्या क्या रिसोर्सेज मौजूद हैं और उन्हें किस किस तरीके से यूटिलाइज़ किया जा सकता है। जहाँ हमारे माशरे में बहुत नेगेटिव बातें हैं और बहुत मायूसी वाली बातें फैली हुई हैं, वहाँ ऐसे शख्स की बहुत ज़रूरत है जो हमें बताए कि पाकिस्तान के वसाइल और पाकिस्तान में अच्छी ख़बरें क्या क्या हैं। आइए मिलते हैं अब्दुल रहमान साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में जहाँ इतनी नाउम्मीदी है और लोग मायूस हैं, इतना वर्सटाइल किस्म का इंफॉर्मेटिव यूट्यूब चैनल बनाने का ख्याल आपके जहन में कैसे आया? थैंक यू वेरी मच जी, आपका भी। ऐसा है कि जब मैं जर्नलिज्म में आया तो मैंने सोचा कि वो कौन सा फील्ड है जिसको चूज़ किया जाए जहाँ पर बहुत कम काम किया गया है। अगर क्राइम रिपोर्टिंग में चले जाएं तो बहुत बहुत अच्छे क्राइम रिपोर्टर हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बहुत बहुत अच्छे हैं, हर फील्ड के लोग हैं। तो मैंने ये देखा कि हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इवन अखबार, टीवी, दोनों पे नेगेटिविटी बहुत बिकती है। बिल्कुल ऐसे मसाला बहुत बिकता है। तो मैंने कहा क्यों ना पाकिस्तान का एक मस्बत पहलू बेचा जाए जो कि जनवन है। फिर मैंने उस पर रिसर्च करना शुरू की। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, अल्लाह ताला नई परतें खोलता गया। फिर मुझे पता चला कि जो हम बचपन में देखा करते थे या इवन अपनी माशरत उलूम की किताब में पढ़ा करते थे कि पाकिस्तान बेशबहा कीमती ख़जानों से माला माल है, ये और वो वाक़यातन है, लेकिन हम लोग एक बैड सेल्समैन हैं। हमने कभी भी अपनी सलाहियतों को नहीं बेचा। हम अपना 95% टाइम अपनी 5% खामियां उजागर करने पर ज़ाया कर देते हैं, जबकि जो हमारी 95% खूबियाँ होती हैं उसके लिए हमारे पास 5% टाइम भी नहीं है। तो मैंने उसको फोकस किया। जब तक मैं मेन स्ट्रीम मीडिया में रहा मैंने इसी को फोकस रखा। अल्लाह ताला ने उसमें बहुत बरकत डाली। फिर मैं डिजिटल मीडिया पे आया तो इसी को लेकर आया। मैं कहा यार लोगों में नाउम्मीदी बहुत ज़्यादा है, स्पेशली हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो बेचारे इस कदर परेशान होते हैं यार कि इस मुल्क से अच्छी खबर आती कोई नहीं है। तो उस सिलसिले में फिर मैंने इसको मज़ीद रिफ़ाइन किया। इस प्रोसेस में अल्लाह ताला ने मुझे आफ्ताब साहब जैसे उस्ताद दिए, उन्होंने मुझे फ़ाइन ट्यून किया, मैनरिज़म सिखाया, चीज़ें सीखी। तो उसके बाद माशाल्लाह मैं इस काबिल हो सका, अल्लाह ताला ने करम किया ख़ास कि मैं इसको अपने तौर पे चलाने के काबिल हो सका। माशाल्लाह आपकी रिसर्च बहुत ज़्यादा है और आप बहुत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अपनी रीसेंट रिसर्च के बारे में थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बताइए कि किन किन रिसोर्सेज पे आपने रिसर्च की है और किन किन रिसोर्सेज को कैसे कैसे यूटिलाइज़ किया जा सकता है। मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कोई 90% ऐसे पहलू नहीं है पाकिस्तान के जिनको टच नहीं किया। शायद 10% रह गए होंगे, वो शायद मेरी कम इल्मी होगी। 90% को मैंने किसी न किसी हद तक थोड़ा बहुत बड़े लेवल तक टच ज़रूर किया, सीखने की कोशिश की। उसके अंदर जो मुझे चीज़ें दिल को लगी, एक तो हमारी रिसोर्सेज बहुत बड़े अल्लाह ने हमें दिए हैं। तेल और गैस के ज़खायर हैं जो अनटैप्ड हैं। पूरी दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान के अंदर 9 बिलियन बैरल तेल के ज़खायर का तखमीना है और हम उसके लिए कोई ख़ास तगोदो नहीं कर रहे। यानी कि पिछली हुकूमत जो गुजरी है नून लीग की, उन्होंने अपने 5 सालों के दौरान LNG इंपोर्ट करने पर जोर रखा, जबकि एक भी नया ब्लॉक तेल और गैस की तलाश के लिए नहीं खोला। अब इस हुकूमत ने कुछ जुम्बिश ज़रूर की है, लेकिन इनका प्रॉब्लम यह है कि थोड़े स्लो हैं, शायद चीज़ों को समझ रहे हैं, ना जाने कब तक समझेंगे।
तो तेल और गैस का कैसा फील्ड है जिसके अंदर मेरा बड़ा दिल जाता है। फिर हमारे डैम्स हैं, और उन डैम्स की दो वजूहत हैं। लोग शायद उसको सिर्फ बिजली के लिए समझते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ बिजली से ज़्यादा डैम्स का काम हमारी ज़राअत है। जो हमारी 65% मज़दूर लोग हमारे जो किसान हैं, हमारे हारी जो खेतों में काम करते हैं, वो डायरेक्टली अफेक्टेड हैं। अगर पानी ज़्यादा आ गया तब भी, डैम नहीं है तो पानी उनको बहा के ले जाएगा। अगर पानी कम आया तब भी, क्योंकि पास पानी नहीं है, बेचारे क्या करेंगे। फिर दूसरा फील्ड मेरे दिल के करीब डैम्स हैं, फिर बिजली है, फिर ऐसी चीज़ें हैं जो हम ज़ाया कर रहे हैं। मसलन हमारे यहाँ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दुनिया के आला तरीन मयार के होते हैं। यानी आप किसी से भी चैलेंज करके देखें, दुनिया में सबसे बेहतरीन आम पाकिस्तानी आम है। आप भी ट्राई करें, पाकिस्तानी आम से अच्छा अल्लाह ने आम पैदा किया ही नहीं। हमारा अनवर रटोल, हमारा चौंसा, इससे अच्छा आम कायनात पे है ही नहीं। अल्लाह ताला कुदरत है, लेकिन हमने इसको कभी प्रमोट ही नहीं किया अच्छी तरीके से। हमने इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनाया ही नहीं कि हम उस मार्केट में जाकर इसको सेल भी कर सकें। आपने जितनी बड़ी दुकान में चीज़ बेचनी है उसकी पैकिंग भी उतनी अच्छी होगी, लेकिन हमारी पैकिंग आज भी फरसूदा थी। अब कुछ कंपनियां, नए लोग आए हैं, उन्होंने इस चीज़ को बेहतर किया है। तो इसी तरह हमारा किन्नू बड़ा लाजवाब किन्नू है। इवन हमारा अमरूद, अब दुनिया का आप आम खाएं तो आपको लगेगा आप सेब खा रहे हैं। ब्राज़ीलियन आम खा लें, आप इंडियन आम खा लें, आप साउथ अमेरिका का आम खा लें, वो आम सिर्फ शक्ल का आम है, उसके अमाल आमों वाले नहीं हैं। तो हमारा तो बाकायदा आम शुगर कर देता है आपको जी। तो वो चीज़ें इस तरह की, ये मुख्तलिफ फिर पैराएँ हैं। फिर कभी कभी फेजेस इंसान पे आते हैं कि आपका दिल कर रहा है यार कि मैं सोचूं कि हमारे यहाँ कूड़े का बड़ा मसला है, कूड़ा करकट बहुत ज़्यादा है, गार्बेज कलेक्शन के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, तो इससे हम क्या क्या कर सकते हैं। तो फिर वो जब मिलान किस तरफ होता है, कोई एक हफ़्ता 2 हफ्ता किस तरह मिलान चल पड़ा, या आपके जहन में कुछ चीज़ अटक गई, तो रिसर्चर की प्रॉब्लम ये होती है कि उसके जहन में कुछ चीज़ अटक जाए ना, फिर उसको सुकून नहीं आता जब तक उसको सॉल्व ना कर ले, वो किसी फील्ड का भी हो। फिर उसमें अल्लाह ताला फिर नई जिहतें डालता जाता है, आपको कोई ना कोई रास्ता अल्लाह ताला निकालता है। आपको उम्मीद भी नहीं होती कि आपको अल्लाह ताला कहाँ से दे रहा है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कोरोना की वजह से अभी रिसेंटली हम एक माशी बहरान से गुजरे हैं, तो आपके ख़्याल में क्या वो रिसोर्सेज हैं जिनको प्रॉपरली यूटिलाइज़ किया जाता अगर, तो हम इस बहरान से इतना अफेक्ट ना होते? मेरा ख्याल है कि जितनी हमारी कैपेसिटी है, हमारी तमाम तक कोताहियों के बावजूद और हुकूमत की जो भी इनकम्पेटेंसी थी उसके बावजूद, हुकूमत ने बड़ा अच्छा टैकल किया। इससे बेहतर मेरा नहीं ख्याल हो सकता था। यानी कि हम दुनिया के उन चंद ममालिक में थे जिन्होंने सबसे पहले लॉकडाउन खोल दिया। लॉकडाउन का मतलब ये था कि आपने किसी का गला दबाया हुआ है, आपने पूरी मईशत का गला दबाया हुआ है। ऐसे ही उसके बाद आप देखिए कि हमने टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व किया। हमारी ब्यूरोक्रेसी कमज़ोर थी, हमने फ़ौज को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल किया। हमने टारगेटेड एरियाज़ को लॉक किया, वहाँ पर लॉकडाउन्स किए, वहाँ पर लोगों को इन्हांस किया। फिर अब देखिए कि इंडिया -25% ग्रोथ पे चला गया, -25% पे, और हम -0.4% पे गए हैं। कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले में। हालांकि हम उनसे कहीं पीछे हुआ करते थे, हमसे कितनी बड़ी इकॉनमी थी। मैं समझता हूँ कि हम लोग अपनी कमज़ोरियों को देखते हुए हमने बेहतर डिसीजन लिए हैं। वरना आप देखिए इंडिया में तकरीबन 90,000 से 1 लाख केसेस रोज़ाना आना शुरू हो गए हैं। इंडिया दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना अफेक्टेड मुल्क है। वहाँ 90,000 हमारे हमसाए में केसेस आ रहे हैं, हमारे पास 500-550 केसेस आ रहे हैं। सिर्फ अल्लाह का करम है इसमें, कुछ थोड़ी बहुत हमारी हुकूमत की काविशें हैं, हमारी अवाम भी कुछ इसमें अच्छी सोच है, उनका अमल है, तो हमने इसको अच्छा टैकल किया मेरी ज़ाती राय में। मुख्तसर अंदाज में ये आप बताएं कि किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करके या किन रिसोर्सेज पे फोकस करके हम अपने मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जा सकते हैं? ये तो आपका बड़ा $1 ट्रिलियन क्वेश्चन है जी। सबसे पहला आपका एनर्जी का एक ऐसा फील्ड है, अगर आप एनर्जी को सारे काम छोड़ के, तेल, गैस, आपकी बिजली, एनर्जी में बड़ी 3 चीज़ें आती हैं, अगर आप इन्हीं को फोकस कर लें तो आप अगले 1 साल में मुल्क की मईशत को कहीं से कहीं जा सकते हैं। क्यों? आपके इन चीज़ों का बिल तकरीबन $16 अरब से $20 अरब के दरमियान आता है। इसके अंदर लीकेजेस बहुत हैं, चोरी चिकारी बहुत है, महंगी ख़रीदारी है, उसमें घपले हैं, करप्शन है, ये वो है, रास्ते के नुकसानात बहुत हैं। यानी आप समझिए कि एक बिजली बनी है मुजफ्फरगढ़ में, वो आपके घर आते तक अगर 100 यूनिट थी तो आपके घर आते तक रास्ते में लाइंस इतनी घटिया क्वालिटी की हैं, वो 80 यूनिट रह गई है। तो 20 यूनिट को किसी ने तो पूरे करने हैं ना जी। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा फोकस ऐसा है जिसके अंदर से आप $8-10 अरब साल के बचा सकते हैं।
और आपने $6 के लिए IMF का ये साइन किया था तमाम मामला, तो ये इतना बड़ा फील्ड है कि इस $8-10 अरब के कुशन से आप कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। इसी को आप R&D पे लगाइए, इसके अंदर से आप सिर्फ $1 अरब रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगा दें, आप इसराइल से आगे निकल जाएंगे। इस मुल्क में अल्लाह ताला ने इतना टैलेंट दिया हुआ है। गवर्नमेंट का तो फ़र्ज़ है कि वो इन सब रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन की तरफ आए, लेकिन एक आम आवाम अपना क्या रोल प्ले कर सकती है इन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने में, या अपना क्या किरदार अदा कर सकती है? देखिए, आम आवाम में सब लोग ही शामिल हैं, उसमें हमारे ताजिर भी हैं, सनतकार भी हैं, आम मज़दूर भी है, किसान भी। तो मैं शुरू करता हूँ सनतकारों से, ताजरों से। हमारे यहाँ इन सनतकारों के पास, ताजरों के पास बहुत पैसा है, इतना पैसा है इनकी बड़ी तादाद के पास, उनको पता ही नहीं लगाना कहाँ है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये लोग टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट नहीं करते। दुनिया में जो बड़े सनतकार हैं, बड़े ताजर हैं, वो अपने आमदन का एक बड़ा हिस्सा टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करके टेक्नोलॉजी के कारोबार में इन्वेस्ट करते हैं। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में चले गए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में चले गए, रोबोटिक्स में चले गए। हमारे यहाँ वो ट्रेंड नहीं। हमारा जो सनतकार है, या तो वो प्लॉट ले लेगा, रियल एस्टेट बना लेगा कोई ना कोई, या फिर बहुत तीर मारेगा तो स्टॉक एक्सचेंज में चला जाएगा या फैक्ट्री लगा लेगा। इनको इन रवायती चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा। क्यों? जब आप टेक्नोलॉजी में जाएंगे ना, तो यानी जितना टाइम में आप एक शर्ट सीते हैं और $10 कमाते हैं, उतनी देर में ही आप एक मोबाइल फ़ोन बनाकर $100 कमा सकते हैं। अब डिपेंड आप पे करता है कि आपने $10 कमाने हैं कि आपने $100 कमाने हैं। तो ये फ़र्क है। इसी तरह आप लैपटॉप पे चले जाएं, आप जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं, इलेक्ट्रिकल कार्स आ रही हैं, ये पूरा रेवोल्यूशन आ रहा है, जिसको हम 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं। ये रेवोल्यूशन अगर आप इस टाइड पे चढ़ गए तो आप दुनिया में कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे, और अगर आप ना चढ़े तो फिर आप भूल जाएंगे अगले 100 साल आप इसी तरह सिसकते रहेंगे, कभी किसी से इमदाद लेते हुए और कभी किसी से भीख मांगते हुए। पाकिस्तानी मईशत को, क्योंकि आपकी रिसर्च है इस पे काफ़ी, पाकिस्तानी मईशत को सबसे ज़्यादा नुकसान किस चीज़ से हो रहा है? हमारी मईशत को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है जो हमारी तेल, गैस और एनर्जी की हमारी इंपोर्ट है। हम अपनी ज़रूरत की 70% तवानाई इंपोर्ट करते हैं दुनिया से, अरब ममालिक से। अगर हम इस तवानाई को मुल्क में पैदा करना शुरू कर दें, हम कर सकते हैं हर लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह। बिजली हम सूरज से बना सकते हैं, हवा से बना सकते हैं, 1 लाख मेगावाट तो पानी से बना सकते हैं, 3.5 लाख मेगावाट हम हवा से बना सकते हैं, 30 लाख मेगावाट हम सूरज से बना सकते हैं। हम पूरे एशिया को बिजली प्रोवाइड कर सकते हैं। वो है, हम इस पे फोकस करें, फिर तेल और गैस पे फोकस करें, मुकामी ज़राए से पैदा करें। एक ऐसा शोबा है जिसके बाद आपको एक इतना बड़ा कुशन मिल जाएगा कि आप दुनिया के, दुबई छोड़ के आप सिंगापुर कहेंगे कि तुम कहाँ खड़े हो, हम आपसे बेहतर हैं। अब्दुर्रहमान साहब, आपकी मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें बहुत ही क्लियर कट अंदाज में ये बात बताई जा रही थी कि अभी भी हमारी तेल और गैस निकालने की जो एक कह लें कि रेशियो है, वो बाकी दुनिया की निस्बत कंपैरेटिवली 3 गुना ज़्यादा है। तो फिर हम इस पे सही तरीके से काम करके इसको कारामद क्यों नहीं बना पा रहे? इसमें सबसे पहले ये था कि हमारी हुकूमतों ने कभी इस तरफ तवज्जो नहीं दी, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ये फौरी तौर पे इसमें कमीशन भी नहीं मिलता जो हुकूमतों को चाहिए होता है, हमारे सियासतदानों कुछ को चाहिए होता है। इसमें रिजल्ट्स भी 5 साल बाद आते हैं, क्योंकि इसका लंबा प्रोसेस है। आपने एक एरिया 100 किलोमीटर के इलाका किसी को दे दिया, उसमें स्टडीज़ होती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, 2D सेस्मिक, 3D, फिर उसके चार्ट्स बनते हैं, मैप्स बनते हैं। तो वो कोई 5 साल बाद वो चीज़ ऑनलाइन आती है। तो हमारे यहाँ जो भी प्रोडक्ट बनाया जाता है वो सोचा जाता है 1-2 साल में मुकम्मल होकर हमारे अगले इलेक्शन तक कारामद हो जाए। जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि हमने अगला इलेक्शन नहीं देखना, हमने अपनी अगली नस्ल देखनी है कि वो हमसे बेहतर होगी कि नहीं होगी। तो अब कुछ हुकूमती हलकों में या हमारी ब्यूरोक्रेसी में भी ये सोच बढ़ने लगी है कि अब हमने इस चीज़ को फोकस करना है। हमारे यहाँ डिस्कवरी रेशो बढ़ने की 2 वजह हैं। एक तो हमारे यहाँ वैसे भी ड्रिलिंग्स कम होती हैं, हम बहुत फूंक के कदम रखते हैं। दुनिया बहुत ज़्यादा ड्रिलिंग्स करती है, इस वजह से उनकी रेशो कम है। हम ड्रिलिंग्स बड़ी फूंक करते हैं, बहुत कन्फर्म हो तो हम ड्रिलिंग करते हैं, हम रिस्क बहुत कम लेते हैं। दूसरा, फिर भी अल्लाह ताला ने हमें बहुत नवाजा है। हमारे बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं, जैसे फाटा पूरा भरा पड़ा है, उसके अंदर कोई 2 अरब बैरल तेल के ज़खायर का तखमीना है, 2 बिलियन बैरल्स। हमारा बलोचिस्तान है, उसमें कुछ 6 बिलियन बैरल्स का कहा जाता है, 3 to 6 बिलियन बैरल्स। ये इलाके हमेशा से शोरश ज़्यादा रहे, यहाँ पर हालात अच्छे नहीं रहे, तो ड्रिलिंग्स नहीं हो सकी। अब वहाँ पर एक कंपनी ने इवन बलोचिस्तान के साउथ में कलात के अंदर एक बहुत बड़ी डिस्कवरी की है गैस की,
1 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस का एस्टीमेट है उनका। ये इनिशियल एस्टीमेट है, जिसमें उनका ख्याल है इसमें भी ऑयल 15 से 18,000 बैरल रोज़ाना का ऑयल भी निकलेगा। तो ये डिस्कवरीज इसलिए नहीं हो सकी कि हालात ख़राब थे, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे। कुछ हमारे हमसाया ममालिक नहीं चाहते थे कि ये भी पाँव पे खड़े हों। क्यों? ये ऐसा सोया हुआ शेर है जो जब पाँव पे खड़ा होगा तो बाकियों को आंखें दिखाएगा। तो कहते हैं कि इनको इमदाद देकर इनके हालात ख़राब करा के इनको चुप रखो। क्यों? ये हमसे बेहतर लोकेशन पे बैठे हुए हैं, ये हमसे टैलेंटेड कौम है। अगर ये तमाम तर नामसाइद हालात में एटम बम बना सकते हैं, अगर दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी बना सकते हैं, अगर दुनिया की बेहतरीन IT की फील्ड डेवलप कर सकते हैं, अगर ये दुनिया की बेहतरीन मिसाइल टेक्नोलॉजी दे सकते हैं, ग्रेजुएट्स इनके हमारे डॉक्टर्स अमेरिका में जाके उनको परेशान कर सकते हैं। यार पाकिस्तानी डॉक्टर इतने टैलेंटेड होते हैं, तो ये कौम क्या करेगी? तो उस वजह से कुछ हमारी अपनी भी नाकामियाँ बहुत है, हर ड्रामियाँ हमारी अपनी नेगेटिविटियाँ। तो इन तमाम चीज़ों का मलगूबा था जिस वजह से हमने अपने पोटेंशियल्स को आज तक कभी उसकी लिमिट क्रॉस नहीं की, लिमिट को टच करने का सोचा भी नहीं। आपके रिसर्च के रिसोर्सेज क्या हैं और आप इसको ऑथेंटिक रखने के लिए क्या करते हैं? जी, रिसोर्सेज मेरे बड़े वाइड हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि हर जो भी ऑथेंटिक सोच, जैसे आप समझ लीजिए अगर कोई फिगर्स हैं तो मैं कोशिश करता हूँ सरकारी अदाद शुमार दुनिया भर में, आप उससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन हमेशा जब भी कोर्ट होगा तो या तो सरकार कोर्ट होगी या उसके मुकाबले में उतना ही तगड़ा UN का कोई इदारा या इस तरह के बड़े तगड़े इदारे कोर्ट होंगे। हेल्थ का इशू अगर आया तो मेरी कोशिश होती है पाकिस्तान के बड़े अखबारात, बड़े जर्नल्स, बड़ी पब्लिकेशंस, बड़े रिसर्च पेपर्स जो दुनिया, हाँ उसके बाद फिर हमारी यूनिवर्सिटीज़ में बड़ी बड़ी रिसर्च हो रही हैं, उन रिसर्च फिर हमारे लोग पर्सनल लेवल पे कर रहे हैं, फिर कई आलमी इदारे हमें रिसर्च करके बताते हैं कि यार आपके यहाँ ये चीज़ मौजूद है। उनकी पब्लिकेशंस होती हैं, जैसे ये तेल और गैस में USAID ने पैसा लगा के पाकिस्तान को बताया कि आपके पास 9 बिलियन बैरल तेल है, 2050 खरब क्यूबिक फीट गैस है आप लोगों के पास। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि इन चीज़ों को फिर देखना पड़ता है, क्रॉस चेक भी कॉमन सेंस के पराए पे रख के, यार अगर ये कहा जा रहा है तो इज़ इट पॉसिबल कि ऐसा दुनिया में ये ना हो ना कि हमारा साइज़ इतना छोटा हो, हम क्लेम कर रहे हो कि हम दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारे रिसोर्सेज हैं, कंट्राडिक्शन ना आ जाए ना। तो वो चीज़ें करके कोशिश हमारी यही रहती है कि तमाम ऑथेंटिक सोर्स जो दुनिया में रिसर्च मैथडोलॉजी के प्रोफेसर हैं, जो रिसर्च के उसूल्स हैं, उसके मुताबिक उस पैराए पे जो मैक्सिमम हो सके उन चीज़ों को देखकर उनके ऊपर हम अपनी रिसर्च वर्क को बेस करते हैं और फिर आवाम के सामने पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि ये इंटरव्यू तमाम लोगों के लिए बहुत मुफीद साबित होगा। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।